सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे क्लास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में माधव गॉडगिल का निधन हो गया भैया, वो क्या थे? तो आंसर होगा पर्यावरणविद थे। तो प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गॉडगिल का अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें विशेष रूप से पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण पर उनके ऐतिहासिक कार्यों के लिए जाना जाता था, और उनके कार्यों के लिए उन्हें 2024 में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। वे कहां से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से थे, पुणे महाराष्ट्र से रहने वाले थे। अच्छा, एक प्रश्न देखो यहां से कैसे बन सकता है। एग्जामिनर अंदर से पूछेगा तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत सरकार ने किस वर्ष माधव गॉडगिल समिति का गठन किया था? तो याद रखेंगे 2010 में, ताकि पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। और एक प्रश्न ये बन सकता है, वैसे तो इन्होंने और भी कई सारी बुक्स लिखी है, लेकिन ये लेटेस्ट थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी 2024 में आई थी। तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो आंसर होगा अ वॉक अप द हिल। ठीक है, तो अंदर से बनने वाले जो प्रश्न थे वो भी मैंने आपको साथ में करवा दिए। माधव गॉडगिल याद रखना, प्रमुख प्रख्यात पर्यावरणविद थे जिनका भी निधन हो गया। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के मैं आपको यहाँ पे नाम रिवाइज कराऊंगा जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे कि देखो, अभी डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेम्स डी वॉटसन, उनका निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जानते थे। 2025 में ही पद्मश्री मिला था, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह इनका नाम था, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। और भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार भी इंपॉर्टेंट नाम है। 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया, वो भी महाराष्ट्र से थे। उन्हें पद्मश्री 1999 में, 2016 में पद्म भूषण और महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला था। भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला इनका नाम था, तमिलनाडु से थी, निधन हो गया। मेहर कास्टेलिनो, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी, निधन हो गया। और ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो गया, विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी साहित्यकार थे। अभी 2024 के लिए ही 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, और ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। तो कहां से थे? छत्तीसगढ़ से। और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का भी अभी निधन हो गया, खालिदा जिया इनका नाम था। ठीक है, तो निधन वाले जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2026 के 39वें सूरजकुंड मेले में किसे अभी थीम स्टेट के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मेघालय और उत्तर प्रदेश दोनों को। तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में ये इसका 39 नंबर का एडिशन हो रहा है। अभी 31 जनवरी को शुरू होगा, 14 फरवरी तक ये चलेगा। कहां पर? हमेशा होता है ये हरियाणा के फरीदाबाद में ही हर साल। और ये भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, हैंडीक्राफ्ट फेयर है। और 2026 में याद रखना थीम स्टेट है 2, उत्तर प्रदेश और मेघालय। जबकि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो इसमें भागीदार देश हैं, पार्टनर कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज में 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। भारत में तो हो ही रही है, तो बाकी सारी जो कंट्रीज है वो पार्टनर कंट्रीज है। और सूरजकुंड मेला याद रखना, इससे हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3-4 बातें आपको क्या पॉइंट में याद रखनी है। सूरजकुंड मेला 2026 में 39 नंबर का एडिशन है। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। और थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेघालय, और पार्टनर कंट्रीज है जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वो। कुछ और मेले में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो देखो, ये अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, ये तो आज ही हमने पढ़ा। मैंने कहा ना हरियाणा के फरीदाबाद में होता है हर बार। एक सरस मेला होता है जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, और माघ मेला प्रयागराज में, झिंगा मेला पंजाब में, लक्की मेला राजस्थान सीकर, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, अंबुबाची का मेला असम में, मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। और ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान, नौचंडी मेला मेरठ, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में लगा था, माधवपुर मेला गुजरात, 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में।
तो ये सारे मेले हैं जो आपके न्यूज में रहते हैं, करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, एक एक करके मैंने आपको रिवाइज करा दी एक साथ, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक वाला प्रश्न है कि अभी हाल ही में लॉन्च एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रेम प्रकाश ने। तो बुक का नाम याद रखेंगे हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। राइटर का नाम याद रखेंगे प्रेम प्रकाश है, जो कि एक अनुभवी पत्रकार है और एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा और ये इस बुक का दूसरा एडिशन है, सेकंड एडिशन, और इसको लॉन्च किया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम, किसने लॉन्च किया, तीनों बातें हमने देख ली है। कुछ और बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न में आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। ये भी लेटेस्ट बुक्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, एक बुक अभी न्यूज में थी, नाम बड़ा है, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक्चुअल में ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। और ये महिला कौन थी? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी ये भी न्यूज में रही। भारत दैट इज इंडिया अभिजीत जोग ने लिखा। द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर को रंजन महाजन ने, व्हेन इट ऑल बिगन को राकेश मारिया, सनातन संस्कृति के अटल संस्कृति अटल जी के ऊपर ये बुक आई है। इसको लिखा वासुदेव देवनानी ने, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। द ग्रेट सैंक्शन हैक, इसको आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल ने लिखा। इंपॉर्टेंट बुक है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, सिकंदर कुमार ने लिखा। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को उदय मधुकर ने लिखा। माहुरकर ने लॉन्च किया था हमारे जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। और महामना वांग्मय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन और उनके भाषणों का एक कलेक्शन है। ये भी इसका दूसरा एडिशन था। इसको लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। और इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट को लिखा था प्रताप सिंह ने। ठीक है। अच्छा, ये 2 अवार्ड और याद रखेंगे। इनसे मैं आपको बुक याद करवाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में अभी जो बुकर अवार्ड मिला था 2025 का, ये एक हंगेरियन और ब्रिटिश ऑथर है डेविड सजेले, इनको मिला था इनके नॉवल फ्लैश के लिए। और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड तो आप जानते ही हो, जो भारतीय लेखिका है बानू मुश्ताक को मिला था उनके नॉवल उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए। और ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़ भाषा का ये पहला उपन्यास बना ये अवार्ड पाने वाला, और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। ठीक है, तो लगे याद, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने याद करवा दिया, रिवाइज कर लिया, मतलब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 2026 को। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने 2026 को, इंग्लिश में बोलोगे इसे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स और पेस्टोरलिस्ट्स, यानी कि चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अपन तो हिंदी में बोल लेंगे, वही ठीक लगेगा। इंग्लिश में क्या है, कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो ध्यान रख लेंगे। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे, चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया। और इस पहल की अगुवाई किसने की? मंगोलिया ने। मंगोलिया जिसकी कैपिटल उलन बटोर है। अच्छा, हमने ये घोषित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि इस साल दुनिया भर की सरकारें या जो भी संगठन है और जो भी लोग हैं, उनका ध्यान चरगाहों मतलब घास के जो मैदान होते हैं, और उन पर निर्भर जो भी पशुपालक होते हैं, उनकी समस्याओं और उनके महत्व पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें बचाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया जा सके। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो घास के मैदान होते हैं, जिन्हें आप ग्रासलैंड्स कहते हो अंग्रेजी में, ये एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक का काम करते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और उन्हें अपनी गहरी जड़ों में और मिट्टी में जमा करते हैं। तो घास के मैदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जानवरों के लिए भी और हमारी एनवायरमेंट के लिए भी। अब आपको पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जिसमें हमने 2025 और 2026 को किसी न किसी रूप में घोषित किया है। देखते हैं। देखो, AICTE ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में घोषित किया। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष, संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष, ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में घोषित किया। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया।
और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया था। और इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी यानी कि नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया था। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह के आपके प्रश्न हो गए, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अर्थ रोटेशन डे ये कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 8 जनवरी को। तो हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में यानी कि पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 जनवरी 1851 को एक फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, नाम था लियोन फौकॉल्ट। उन्होंने अपने पेंडुलम प्रयोग से पहली बार सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो इसीलिए 8 जनवरी का दिन चुना गया इस दिन को मनाने के लिए, अर्थ रोटेशन डे। बाकी आप देखो अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना लिए जनवरी में। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ दिवस भी होता है वैसे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इन इंडिया, अभी इसका आयोजन 21 से लेकर 23 जनवरी तक होगा। पहली बार होगा इसका आयोजन। और कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजन इसका करने वाला कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग। और थीम रहेगी एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। तो इसमें होगा क्या? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वे करीब 100 करोड़ मतदाताओं की हिस्सेदारी वाले चुनाव को कम समय में और पारदर्शी तरीके से कराने के अपने तौर तरीकों और अनुभवों को यहाँ पर दुनिया के साथ साझा करने वाला है। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है, इसी तरह की न्यूज है इसलिए ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा कि 2026 में तो जो भारत है वो आइडिया की अध्यक्षता भी कर रहा है। अब आइडिया क्या होता है? आइडिया का मतलब हो गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक इनोवेशन एंड सपोर्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र नवाचार और सहायता संस्थान, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था इसका। ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। तो आइडिया बेसिकली है क्या? ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का समर्थन करने और उसे मजबूत करने के लिए काम करता है। तो 2026 में उसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था तो मैंने आपको साथ में रिवाइज करवा दिया। वैसे यहाँ पे हमने सम्मेलन की बात की है, तो इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन, समिट वगैरह न्यूज में रहे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और ये सारी लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइट्स की अभी 20वीं बैठक हुई थी, कहाँ पे? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन अबू धाबी यूएई में। और इंडिया अभी एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करेगा अभी फरवरी में नई दिल्ली में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन, इसकी अभी 11वीं बैठक हुई थी सऊदी अरब के रियाद में। भारत ने पहली बार यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की नई दिल्ली के लाल किले में, जो कि इसका 20वां एडिशन था, लेकिन हमने पहली बार होस्ट किया। और डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ बाकू, अजरबैजान में। 60वें पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हुआ रायपुर, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में हुआ। 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हुआ लखनऊ में। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक की 11वीं बैठक हुई थी दोहा, कतर में। अब जो अगली 12वीं बैठक होगी उज्बेकिस्तान में होगी 2027 में। उसके अलावा 2026 में जो कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन होगा वो होगा तुर्की में, तुर्की के अंटालिया में। अभी 2025 में जो कोप 30 हुआ था, ये कोप 30 या 31 ये कौन सा वाला है? क्लाइमेट चेंज वाला है, जो हुआ था अभी आपको पता है बेलम, ब्राजील में हुआ था, इंपॉर्टेंट रहेगा। और 5वां मुख्य सचिवों का भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX, इसको अभी किससे लॉन्च किया गया था? अभी नहीं लॉन्च किया गया, एक्चुअली में पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी ये चर्चा में है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा PSLV C58। तो DEX क्या है? आप कहोगे ये इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। इसे हमने अंतरिक्ष में उड़ने वाले सूक्ष्म जो छोटे छोटे धूलों के कण होते हैं उनका पता लगाने के लिए बनाया था, जो इन कणों के आकार, उनकी गति यानी कि स्पीड और संख्या को मापेगा। आपको याद होगा हमने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया था, तो उसी के साथ हमने इस डेक्स डिवाइस को भी लॉन्च कर दिया था। अभी ये डिवाइस ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के सेट हो चुका है, काम करना इसने शुरू कर दिया और इसने अभी हमें डेटा भेजा, जिसमें हमें बताया, मतलब इस डेटा में हमें पता चलता है कि लगभग हर 1000 सेकंड में, लगभग आप कह सकते हो 16 मिनट में, एक अंतरग्रहीय धूल का कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। अब ये अंतरग्रहीय धूल का कण क्या हो गया? तो अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्म धूल के कण हैं, ये उनकी बात कर रहा है। ये वहां पे धूल के कण कहां से आए भैया? तो जो भी धूमकेतु, कॉमेट्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स होते हैं, तो उन्हीं से टूट टूट करके ये आते हैं। एक्चुअली में एस्टेरॉइड्स वगैरह ये सारे हैं क्या? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े ही तो हैं। आप खुद ही बताओ, पृथ्वी भी एक्चुअली में है क्या? ये भी तो एक पत्थर का टुकड़ा ही है? तो वहीं से आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये और बनेगा कि ये जो हमारी डेक्स डिवाइस है, इसको कहां पर हमने तैयार किया, कहां पर बनाया था? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, वहीं पर इसको तैयार किया गया था। एक्चुअली में ये जो लेबोरेटरी है, ये इसरो की ही एक रिसर्च फैसिलिटी है। इस डेक्स डिवाइस का लगभग जो वजन है वो 3 किलोग्राम का है, और हमने इस डिवाइस को PSLV C58 लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था एक्सपोसेट मिशन के साथ में। एक्सपोसेट मतलब एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को भी इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, इन दोनों ने मिलकर के इस सैटेलाइट को तैयार किया था। लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी इस डेक्स डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप ध्यान में रखना। कहाँ पे बनाया, क्या इसका काम है, किससे लॉन्च किया, कब लॉन्च किया और क्या इसने डेटा भेजा। अब देखो, इसरो की बात हो रही है तो पहले मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है इसकी 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसके अध्यक्ष हैं वी नारायणन, 11वें नंबर के हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग है हमारे इसरो की, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, हमारा जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, उसको हमने लॉन्च किया था PSLV C57, हमारा जो रॉकेट है, लॉन्चिंग व्हीकल है, उससे। एक्सपोसेट, अभी हमने बात की है प्रश्न में, एक्सपोसेट ही है, PSLV C58 से हमने लॉन्च किया था। इनसेट 3DS सैटेलाइट को GSLV F14 से। प्रोबा 3 मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसको PSLV C59 से। स्पेडेक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C60 से, और यह इसरो का 99वां मिशन था। और हमारा जो सोवा 100 नंबर का जो मिशन था, उसमें हमने NVS 02 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, किससे? GSLV F15 से। उसके बाद हमारा 101 नंबर का जो मिशन था, उसमें हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09, लेकिन वो लॉन्चिंग हमारी फेल हो गई थी। लेकिन लॉन्चिंग हमने किया किससे था? PSLV C61 से। निसार सैटेलाइट, इसको नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया। निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको GSLV F16 से लॉन्च किया था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, अमेरिका की कंपनी का है। इसको भारत ने लॉन्च किया था किससे? LVM-3M6 से। और इसी तरह से भारत का भी हमने एक सबसे भारी संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम है CMS-03, या उसी को GSAT-7R भी कहते हैं। इसको हमने LVM-3M5 से लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये दोनों मिलते जुलते प्रश्न है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया दोनों को। दोनों का वजन भी यहाँ पे लिख दिया, आप आराम से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या PDF भी आपको डेली मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ, PDF और डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वीडियो अपलोड होने के बाद ही आपको क्विज मिल जाती है, ताकि आराम से आप प्रैक्टिस कर सकें। डेली क्विज, वीकली क्विज। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग
नोटिफिएबल डिजीज के रूप में घोषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है रेबीज से होने वाली मौतों को रोकना और रोग की निगरानी को मजबूत करना। तो अब इसके बाद रेबीज के हर संदिग्ध या पुष्ट मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा, जिससे त्वरित कार्रवाई हो सके। और ये सब करने का उद्देश्य क्या है? दिल्ली में रेबीज रोग से होने वाली मौतों को शून्य करना और प्रभावित निगरानी सुनिश्चित करना, क्योंकि यह एक रोके जा सकने वाला रोग है जिसे हम रोक सकते हैं। अच्छा, अधिसूचित रोग का क्या मतलब हो गया? जिसे आप अंग्रेजी में नोटिफिएबल डिजीज बोलते हो, तो ये वो रोग होते हैं जिनके बारे में डॉक्टरों और अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग, जो भी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको बताना कानूनी रूप से जरूरी होता है, ताकि उस रोग को फैलने से रोका जा सके। आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से हमने पढ़ा था न्यूज में, करंट अफेयर्स में, ये नवंबर 2024 की बात है कि तमिलनाडु ने सांप के काटने को अधिसूचित रोग घोषित किया था। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का एक प्रश्न मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इसी तरह का था। बाकी रेबीज की यहाँ पे बात हो रही है। रेबीज से 2-4 स्टैटिक पॉइंट्स याद रखना। एक तो वर्ल्ड रेबीज डे कब होता है भैया? 28 सितंबर को होता है। रेबीज किस वायरस से होता है? रैबिडो वायरस। और अगर रेबीज वायरस वाला कोई बंदर, बिल्ली या कुत्ता अगर काट जाता है किसी इंसान को, और अगर रेबीज का टीका नहीं लगता समय पे, तो आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा या सुना होगा, उसे उस पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अच्छा, रेबीज हमारे किस सिस्टम को प्रभावित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी याद रखना कौन सा बन गया था? गोवा बन गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो बिम्स्टेक कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी दूसरा चरण ये शुरू किया गया। कहां पर? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है, वहां पर। अच्छा, इसको मैं अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये कार्यक्रम है क्या, तो ये आप कह सकते हो भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें बंगाल के खाड़ी के पड़ोसी देश यानी कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज है, उनके डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को हम कैंसर के इलाज के लिए ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपने अपने देशों में एक बेहतर कैंसर देखभाल दे सकें। और इसका पहला चरण 2025 में हुआ था मुंबई में। अभी जनवरी में इसका ये दूसरा चरण आयोजित हो रहा है। कहां पर? विशाखापत्तनम, जो हमने बात करी। इस पहल की घोषणा खुद मोदी जी ने 2025 में जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पर की थी। तो उसी साल पहला चरण हो गया था और अभी दूसरा चरण हो रहा है, जहां पे हम उनको कैंसर के इलाज के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब बिम्स्टेक कंट्रीज की बात हो रही है, तो बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका, और इसके अध्यक्ष है इंद्रमणि पांडे। 7 जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बाकी हमने कहा 2025 में इसका जो छठा बैठक हुआ था, छठा समिट हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जिसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अब इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाल ली है। अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। इसकी जो पहली समिट है 2004 में हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में ही। अब ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखना। एक तो 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया था। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 ये हुई थी काठमांडू, नेपाल में। और दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन अभी 2025 में विशाखापत्तनम में हुआ था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन ये भारत में हुआ था। अभी पिछले साल की बात है। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हो गया है? तो आंसर होगा 2.1%। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है ट्रेंड्स इन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें बताया कि जिसमें 2024-25 का डेटा है। क्या बताया इसमें? कि भारतीय बैंकों का जो एनपीए है वो सितंबर 2025 के अंत तक घटकर मात्र 2.1% रह गया है। ये सबसे अधिक कब था? 2018 में था 11.18%। अभी 2025 में ये घट के 2.1% पे आ गया है। एनपीए की बात कर ले, एनपीए मतलब क्या होता है पहले ये तो बताओ। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको ऐसे समझो, बैंक से हम लोन लेकर के आते हैं, बैंक हमको लोन देता है, लोन के बदले में वो हमसे इंटरेस्ट लेता है, 10% का इंटरेस्ट, 12% का इंटरेस्ट, जो भी हो। और उस इंटरेस्ट के पैसे से ही बैंक चलते हैं। बैंक की मुख्य रूप से कमाई क्या है? जो ब्याज लेता है हमसे वही उसकी कमाई है।
लेकिन अगर उसने वो किसी को लोन दिया, किसी व्यक्ति को, और सामने वाला इंसान वो लोन नहीं चुका पाता, 1 महीने नहीं चुकाता, मतलब ना तो मूलधन दे रहा है ना ब्याज दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, 2 महीने में भी नहीं दे रहा, 3 महीने तक अगर वो लोन का 1 रुपया नहीं लौटाता, तो उसके बाद इस तरह के लोन को एनपीए घोषित कर देता है बैंक। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका जो दिया गया लोन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय हो गया, मतलब वो लोन उसको पैसा कमा के नहीं दे रहा, ब्याज तो छोड़ो, मूलधन भी गया, प्रिंसिपल अमाउंट भी गया। तो इस तरह के लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, या बैड लोन आप कह दो, जो 2008 में मैक्सिमम था कितना, 11.18%। मतलब मान लो जितना भी भारतीय बैंकों ने 100 रुपए उस साल, 100 रुपए अगर लोन दिए मार्केट में, तो उसमें से 11.18 रुपीज तो ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो लोग लौटा नहीं रहे, न तो मूलधन दे रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, न इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी वो घट करके 2.1% पे आ गया है, तो ये अच्छी बात है। अब आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की, आरबीआई के बारे में जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। किस आयोग की सिफारिश पे स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। गवर्नर वर्तमान में है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर है, मतलब पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? एक तो है सुरेश चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना, ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी क्विज अपलोड हो गई है इसकी, तो क्विज लगा करके प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्विज से क्या होता है, चीजों को आप भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस जरूर चाहिए होगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के साथ एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया, नाम है उसका भैरव। फिर पूछा, अभी सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक अभी हुई है मुंबई में। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, उर्मिला सत्यनारायण को। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। फिर पूछ रहे हैं अभी 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नाम से एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया असम ने। और अभी चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष बनाया गया रमेश कुमार जुनेजा को। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? CSIR NPL दिल्ली में। उसके अलावा पूछा था, पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2005 में। भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना। और सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पछाड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो आंसर होगा देवराज जोरस। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इथोपिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।